हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपकी इस प्यारे से चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का दूसरा लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने कूलाम का नियम और उस पे खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल पढ़े हैं। आज उसके आगे की जर्नी हमारी और आपकी होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका सूत्र का निगमन और फिर उस पर न्यूमेरिकल पढ़े। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी पेन ले लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो और आज के शानदार से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात होगी कि सर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले बात होगी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस चीज को पहले हम समझेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखो क्षेत्र शब्द का तुम्हें मतलब बताएं। एक शब्द यहां पर आया हुआ है क्षेत्र, एक शब्द यहां पर आया हुआ, बताओ क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है बेटा प्रभाव, क्षेत्र का मतलब होता है प्रभाव। कहां तक प्रभाव होगा उसे हम क्षेत्र कहेंगे। एक अपने डेली लाइफ से एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास करते हैं, सीखिएगा। जैसे मान लो हम कोचिंग चलाते हैं, बहुत बढ़िया, हम कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग से 200 मीटर की दूरी पर एक चाचा हैं जो चाय की दुकान लगाते, एक चाचा हैं जो चाय की दुकान लगाते। हमने किसी बच्चे को यहां से यहां भेजा और कहा जाओ चाय ले आओ। चाचा ने लपक से चाय दे दिया, कहा ले जाओ भैया, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, उनसे हमारे अच्छे व्यवहार हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक दिन उसी बच्चे को यहां से उठा करके 200 किलोमीटर दूर बनारस भेज दिया, बनारस भेज दिया। और बनारस में भेज करके उस बच्चे से वहां पर एक चाचा थे, चाय की दुकान लगाए थे, वहां पर चाचा से जाकर के वो बच्चा कहता है चाचा चाय दे दो, मुकेश सर मंगाए हैं। वो कहा कौन हो बे तुम। उसने कहा कौन हो बे तुम, कौन तुम्हारे मुकेश सर, कौन तुम, काहे चाय दे दें। उसने ऐसे कह दिया। अब लो, कारण क्या है, इसमें हमारी गलती है। हमने बच्चे को अपने प्रभाव वाले क्षेत्र से बाहर भेज दिया। भैया बनारस में कौन जाने, कौन जाने, आई बात समझ में। तो जहां तक मेरा प्रभाव होगा, जहां तक मेरे नाम से चाय मिल जाएगी उधारी पर, वो मेरा प्रभाव क्षेत्र है, वो मेरा क्षेत्र है, वो मेरा इलाका है। उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है वैद्युत का प्रभाव। वैद्युत माने भैया आवेश है, और आवेश का क्षेत्र मतलब आवेश का प्रभाव। थोड़ा चीज को ऐसे समझिएगा। अब आप फिजिक्स में बात करते हैं, ये तो हम डेली लाइफ का क्षेत्र समझ गए, बहुत अच्छी बात है सर। हमने पढ़ा कूलाम चाचा को, कूलाम चाचा ने अपने नियम में क्या बताया था, आराम से समझिएगा। कूलाम चाचा ने अपने नियम में बताया कि जैसे दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, तो इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ये बल लगता है। अच्छा, एक चीज है कि ये जो बल है ये दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। ये जो बल है ये दूरी के वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हम दूरी r को बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो बल F का मान घट जाएगा। बल F का मान बताओ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घट जाएगा, इस बात को ही हमारे चचा जी ने बताया। इन्होंने कहा अगर आप दूरी दुगुना करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना घट जाएगा, आप दूरी को 4 गुना करोगे तो 4 का स्क्वायर 9 गुना घट जाएगा। तो इस तरह से एक नियम बताया कूलाम। अब जैसे बेटा मान समझो, हमने एक आवेश रखा यहां पर Q, एक आवेश Q रखा। इस आवेश Q के से हमने इतनी दूरी पर एक आवेश रखा, भाई उस पर बल लगेगा, उस पर बल लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये आवेश के पास है बिंदु। ठीक है, हमने थोड़ा और दूर रखा, बल कम लगेगा, बल क्या होगा, कम लगेगा।
और दूर रख दिया, बल बहुत कम लगेगा। बल क्या होगा? बहुत कम लगेगा। बात समझ में आई? हो सकता है इसके आगे रख दूं, ना के बराबर लगे, ना के बराबर मतलब नगण्य बल लगे। तो एक आवेश होता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र के बाहर अगर आप किसी आवेश को रखोगे तो ये इसके द्वारा लगने वाला बल लगभग नगण्य है, लगभग 0 है। ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि अकेला हो सकता है इसके साथ पूरा मोहल्ला हो। बहुत बढ़िया सर। हो सकता है इसके साथ पूरा मोहल्ला हो, मतलब हो सकता है ये आवेश का एक समुदाय हो, आवेश का एक परिवार हो। आई बात सुनने? तो हम कह सकते हैं किसी आवेश या आवेश समुदाय मतलब एक मोहल्ला के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य आवेश को रखने पर, कोई भी दूसरा आवेश रख दें, जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर इसके द्वारा लगाए जाने वाले बल का अनुभव होता है, वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह उस आवेश का क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र को अब हम डिफाइन करेंगे और इसकी परिभाषा लिखेंगे। और बच्चों मैंने क्या कहा कि जब आप पढ़ने आते हो तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। ये मेरी रेगुलर लाइव क्लास है, मंडे छोड़ के रोज आती है, रोज रात 8 बजे आ जाती है। तो आप इस क्लास को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें हो सके तो, और अपना प्यार तो तुम लोग देते आए हो, देते रहोगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं आपको एक स्कूल के टीचर की तरह पढ़ा रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो आपकी भी कलम चलनी चाहिए कि नहीं कि उधर से आए, हाय प्रिया कैसी हो, खाना खाई हो, पानी पी हो, सांस ली हो। ये करोगे तो फिर तुम्हारा समझ लो जीवन प्रिय हो जाएगा। इसलिए कोई मतलब नहीं है, सब मोह माया है, समझ रहे हो? प्यार मोहब्बत सब धोखा है। पढ़ ले भाई, ये मौका है। अभी नहीं पढ़ेगा तो फिर कब पढ़ेगा? चल लिख डिफिनेशन। क्या लिखेगा? कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, अन्य आवेश को रखने पर, फिर से एक बार समझो क्या है? किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगे, या आप इसी को एक लाइन में, एक शब्द में बोल सकते हो, वैद्युत बल लगे। क्या बोल सकते हैं? वैद्युत बल। वैद्युत बल ही आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। प्रतिकर्षण बल लगे, आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश का क्या कहलाता बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत बढ़िया सर, चलो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा सर, हम क्षेत्र तो समझ गए कि आवेशों में भी इलाका होता है। अब इसके आगे बताएं। तो अगली हेडिंग आप लोग लगाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लगाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की, बताओ क्या? तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप समझो हमने क्या देखा, आराम समझिए। हमने देखा जैसे कोई आवेश है तो इसके चारों ओर इसका एक इलाका है। बहुत बढ़िया सर। कोई आवेश है तो उसके चारों ओर उसका क्या है? एक इलाका है, उसका एक क्षेत्र है। उस इलाके में हमें पता चला कि यहां पर बल लग, यहां पर आवेश को रखेंगे तो बल ज्यादा लगेगा, इसके आगे यहां पर रखेंगे तो बल कम लगेगा, और इसके आगे यहां पर रखेंगे तो बल बहुत कम लगेगा।
बल बहुत कम लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बल ज्यादा, कम, बहुत कम। ठीक है सर। इसको हम एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं, भाई बल क्यों लग रहा है? क्योंकि आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। इसको एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मजबूत वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर क्या है? बल कम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वैद्युत क्षेत्र तो है लेकिन थोड़ा दुर्बल है, कमजोर है, गरीब है। ठीक है। यहां पर बहुत कम लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहां का वैद्युत क्षेत्र एकदम गरीब है, एकदम लाचार है, एकदम बेकार है। आई बात समझ में? तो वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा। यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा। कहां पर कितना होगा? कहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? एक लोग पूछ लिया कि तुम बहुत कह रहे हो कि अलग अलग होगा, ये बताओ कहां पर कितना होगा? हमने कहा हम नहीं बताएंगे, ये बात बताने आएगा कौन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यहां पे समझ गए होगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी भौतिक राशि, भैया भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो मैं भौतिक राशियां ही मिलेंगी। एक ऐसी भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। आई बात समझ में? क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? पहले छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के मान को ही हम क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। ऐसे लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। कितनी बात समझ में आई? अच्छा सर। अब पहला पॉइंट यहां पर आप लोग नीचे लिखोगे, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते। दूसरी बात समझो, देखो जैसे ये कोई आवेश Q रखा है तो आवेश Q के चारों ओर क्या होता है? कि वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है बेटा? एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। अब हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। कैसे पता करेंगे सर? तो बेटा उसके लिए एक तरीका होता है। एक आवेश हम लाते हैं जिसे हम कहते हैं परीक्षण धन आवेश। ये क्या है? ये है बेटा परीक्षण धन आवेश। अभी क्या होता है इसके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा। बहुत आवारा आवेश है, नालायक है नंबर 1 का। ठीक है। इसके बारे में हमारी आपकी चर्चा भी होगी, परेशान न हो। आज ही के लेक्चर में होगी, इस हेडिंग के तुरंत बाद होगी। इसके बारे में कुछ शब्दों में नहीं बयां कर सकता। ये महान दिव्य प्राणी हैं, मतलब दिव्य आत्मा है। इनके बारे में कुछ शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो इनके लिए थोड़ा मुझे एक हेडिंग लेनी पड़ेगी परीक्षण धन आवेश के बारे में। ठीक है। चलिए अभी इनसे मिलते हैं। अभी समझ लो कि एक आवेश है जिनको हम लाके रख देते। अब भैया जब हमने आवेश को लाके रख दिया तो इस आवेश पर, ये वाले आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो इलाका है, वो क्या करेगा? बल लगाएगा। हमने बल को कैलकुलेट कर लिया। कुलाम चाचा को बुलाया, कहा बताओ अपना नियम लगा दो, बल निकल आएगा। बल निकल आया। अब जब बल निकल आया तो उस बल को हमने क्या किया? उस बल को हमने बेटा क्या किया? Q0 से भाग दे दिया और कहा यही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी एक परिभाषा इस फॉर्मूले से कुछ किताबों में लिखी होती है, उसको थोड़ा सुन लो, मैं लिखूंगा नहीं। कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा अब एक चीज बताओ, यहां पर यदि हम Q0 की वैल्यू 1 कूलाम कर दें
तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर एफ के हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर एफ के हो जाएगा। यदि Q नॉट की वैल्यू 1 कूलाम है तो E बराबर एफ हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश, 1 कूलाम का मतलब क्या है भैया, परीक्षण आवेश 1 कूलाम का हो, मतलब एकांक परीक्षण धनावेश। एकांक बोल रहा हूं, एकांक नहीं बोल रहा हूं। एक बार मैं स्कूल में लिखा रहा था, मुझे याद अच्छी तरह से, एक बार बच्चा एक बोला, सर मैं बोल रहा हूं एकांक परीक्षण धनावेश, तो अपनी कॉपी में नोट्स बना रहा था, क्या लिख रहा था पता है ना। हमारे भारत देश में उनकी कमी नहीं है, किनकी, महान व्यक्तित्व की। हम बोले एकांक परीक्षण धनावेश, कोई लिख दे एकांत परीक्षण धनावेश, सन्यासी बना दो इसको बेचारे को। हमने कहा महान है, इनसे मिलेंगे, लेकिन इतने भी नहीं कि इनको आप सन्यासी बना दो। ठीक है, क्या लिखेंगे सुनो गौर से, परिभाषा बन गई, अतः करके लिखना, अतः, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र, ऐसे लिखना, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के, मेरी सुंदर राइटिंग समझ जाना, सुंदर लिखता हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान ने दिया, मेरे 2 हाथ बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश, क्या बोलोगे, एकांक परीक्षण धन आवेश, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई बात समझ में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। सर हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट, इक्वल्स टू क्या है, एफ बाई क्यू नॉट। अगर यहां से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें, क्या निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें, फॉर्मूला क्या है, एफ बाई क्यू नॉट ना, क्या मात्रक बनेगा बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। थोड़ा आप इसको गौर से समझो, जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कोई चार्ज रखा है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, और हमने कहा यहां पर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन पर कूलाम। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, सुनो गौर से। हमने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 15 न्यूटन प्रति कूलाम है। इसका आशय बेटा ये है कि अगर यहां पे हम 1 कूलाम का कोई आवेश रख दें, कोई भी आवेश 1 कूलाम का रख दें, तो उस पर 15 न्यूटन का बल लगेगा, 15 न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब 1 कूलाम पे 15 न्यूटन। हमने यहां के बजाय यहां पर आपसे पूछा कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आपने बताया सर 10 न्यूटन प्रति कूलाम। हम समझ गए, क्या समझ गए भैया, हम समझे कि यहां पर जो अगर हम कोई 1 कूलाम का आवेश रख दें तो उस पर ये जो आवेश है इसका जो वैद्युत क्षेत्र है कितना बल लगाएगा, 10 न्यूटन। कितना बल लगाएगा, 10 न्यूटन का। मतलब 1 कूलाम पे जितना बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है, ठीक है। इसलिए मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसकी मात्रक के साथ इसकी विमा निकालें तो बताओ, न्यूटन बल का मात्रक होता है MLT माइनस 2 लिखोगे, ठीक, और उसके बाद कूलाम के लिए AT लिखते हो, Q बराबर IT फॉर्मूला पढ़ा होगा ना सब। इसको ऊपर ले जाएं तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MLT माइनस 3 A माइनस 1, क्या हो गया, MLT माइनस 3 A माइनस 1। ये मात्रक हो गया और ये विमा हो गई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता जो है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा भी होती है। अच्छा, सदिश राशि है सर, दिशा होती है, मान लिया आपकी बात। दिशा कहां होती है बताओ, हम समझो। देखो, जब हम कोई धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं, भाई तीव्रता निकालने का तरीका वही है कि आप एक वो ले आओ, क्या ले आओ, वही वाला आवेश, गरीब वाला परीक्षण धनावेश ले आए, इस पर जो बल लगेगा वही तीव्रता की दिशा है। सदिश राशि है और दिशा क्या होती है? तो परीक्षण आवेश पर बल की दिशा क्या होती है? परीक्षण आवेश पर बल की दिशा ही, बल की जो दिशा होती है वही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, हमने एक आवेश रखा, इस आवेश के कारण यहां पर मैंने पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, यहां पर पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अब ये धन आवेश है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर होगी। क्यों? क्योंकि भैया ये बताओ, मैंने कहा बल की दिशा ही दिशा होगी। अब दो धन आवेशों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण का बल, अर्थात ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा? दूर भगाएगा। जा बेवफा जा, तुझको बुला दिया, ऐसा कहेगा, जा। ये वाला आवेश कहां जाएगा? दूर जाएगा। अगर मान लो मैंने ऋण आवेश रख दिया और ऋण आवेश के कारण इस बिंदु पर पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, ऋण आवेश रख दिया और उसके बाद मैंने इस बिंदु पर पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, क्या करोगे? तरीका क्या है तुम्हारे पास? तुम एक परीक्षण धन आवेश लाओगे, उसको रख दोगे, उस पर बल देखोगे। भैया परीक्षण धन आवेश, उसके नामे में दिक्कत है, कह रहा धन आवेश है। धन आवेश है तो अगर ऋण आवेश के उस क्षेत्र में रखो तो ऋण आवेश धन आवेश को क्या करेगा? आकर्षित बुलाएगा, आज सनम प्यार कर ले। ठीक है, देखो तुम्हें याद आ गई ना? सर ऐसे बात मत दिया करो सर, ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करो सर, बच्चे हैं बिगड़ जाएंगे। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, मौका है, पढ़ लो। बल इधर लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी। तो आपको समझ में जाना चाहिए कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होती है। ये दो पॉइंट आप यहां पर नोट करेंगे। ठीक है, मैंने ये बात तो बता दी कि परीक्षण आवेश पर बल की दिशा, या आप ऐसे कह सकते हो धन आवेश से दूर, धन आवेश से बताओ क्या होगी? दूर होगी, और ऋण आवेश की ओर होगी, और ऋण आवेश की ओर होगी। बताओ, क्लियर हुई इतनी बातें मेरी? ठीक है, हाँ ठीक है। दो पॉइंट यहां पे और समझेंगे बच्चों। एक पॉइंट यह है कि वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? वैद्युत क्षेत्र को ये लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ये मतलब ये एरो, ऐसे ये मतलब लिख देना कि वैद्युत क्षेत्र को ये लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ये मतलब बेटा एरो होता है। ठीक है, लगाकर प्रदर्शित करते हैं, लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद समझो भैया, इसके बाद समझो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि हमारा वैद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है? तो वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा जिसे हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहां होता है? जहां पर ये वैद्युत बल रेखाएं बराबर दूरी पर हों, बराबर दूरी पर हों, वहां का वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। अच्छा, दूसरा होता है असमान वैद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। असमान वैद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा होता है? दो बल रेखाएं पास पास हैं, प्यार मोहब्बत में लगी है, तीसरी इनकी बेवफाई में लगी है, दूर चली गई। आई बात समझ में? तो इस तरह का वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहां बराबर दूरी पर होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं, उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं सर।
आगे बढ़ा जाए। चलो अब आपको मिलाते हैं दुनिया के बड़े ही अद्भुत प्राणी से। हालांकि प्राणी नहीं है, लेकिन फिजिक्स में इनकी बहुत ही महान कृपा रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खासकर हर जगह ये आ जाते हैं और इनको बड़ा सम्मान से लोग सर पे बैठाते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी फॉर्मूले नहीं बन पाते हैं। आई बात समझ में? जिनको हम कहलाते हैं परीक्षण धन आवेश। ठीक है, ये क्या है? ये बेटा ये एक अत्यंत गरीब लतखोर आवारा वह आवेश है जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, बल्कि ये दूसरे के द्वारा लगाए गए क्षेत्र का अनुभव करे। मतलब क्या है? इनकी खुद की कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर हम इनको किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो इनके द्वारा लगाए गए बल का ये अनुभव करेंगे। भाई गरीब आदमी हो, लोफर हो नंबर 1 के, तो तुम क्या करोगे? अपनी थोड़ी तुम्हारी कोई इज्जत है, लेकिन तुम्हें दूसरों की इज्जत रखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? इनको हम बता रहे थे, तुम अगर मान लो तुम हमारे लक्षण सही नहीं है, तुम्हारी खुद की कोई औकात, तुम्हारी खुद की कोई रेपुटेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलो हमने तुम्हारा डेफिनेशन बता दिया कि अत्यंत गरीब लाचार वह आवेश जो जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, बल्कि दूसरे पर लगाए गए, दूसरे के द्वारा लगाए गए क्षेत्र का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण धन आवेश। चलिए इनकी महान डिफिनीशन को हम लिख लेते हैं। अत्यंत सूक्ष्म वह आवेश, बाकी समझ गए ना क्या है? अत्यंत सूक्ष्म वह आवेश जिसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नगण्य हो, खुद का वैद्युत क्षेत्र नगण्य हो, बल्कि दूसरे के द्वारा वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करे, दूसरे के द्वारा वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण धन आवेश कहते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान देना, परीक्षण धन आवेश भाई लीजेंड आदमी है, तो परीक्षण धन आवेश को हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण धन आवेश को Q0, इसको क्या पढ़ेंगे? Q0 से प्रदर्शित करते हैं, Q0 से प्रदर्शित करते। ठीक, दूसरी बात समझ लो, सबसे बड़ी बात बता दे बेटा, ये आवेश वास्तविक नहीं है, ये केवल एक कवि की कल्पना है। अच्छा बेवकूफ बनाया सर, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया सर आपने ना। सीधे साधे बच्चे वाले लाज वगैरह, वास्तविक ही नहीं है, काल्पनिक होता है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं है, यह एक काल्पनिक आवेश है। कैसा आवेश है? काल्पनिक आवेश है। कल्पना करते रहो भैया बस। आई बात समझ में? चलो इतना क्लियर हो गया हो तो अब अगली हेडिंग हम लगाएंगे, एक बढ़िया प्यारा सा डेरिवेशन, और उस डेरिवेशन पे ढेर सारे प्यारे प्यारे सवालों का संगम होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या हेडिंग लगाओगे? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको आराम से समझिएगा, गौर से समझिएगा। ठीक है, हमको क्या करना है? एक बिंदु आवेश लेना है, एक छोटा सा आवेश हमने मान लो Q ले लिया, इससे कुछ दूरी पर, मान लो R दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया। इस बिंदु पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
बेटा ये चित्र बनाओगे, चित्र के बगल में 4 प्यारी प्यारी लाइनें लिखोगे। और मैं बार बार कह रहा हूं इन लाइनों को लिखना सीख लो। फिजिक्स आपको कठिन इसलिए लगती है क्योंकि आज तक फिजिक्स को आपने किताब की भाषा में पढ़ा है, फिजिक्स को डरावना देखा है, इसलिए आपको कठिन लगती है। इसको अपनी भाषा में जिस दिन उतार दोगे ना, प्यार हो जाएगा। सही बता रहे हैं। क्या लिखोगे पहले सुन लो एक बार गौर से। लिखोगे माना कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं सर, सुनिएगा गौर से। लिखेगा माना कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना लिख लोगे, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो क्या करोगे भैया, तरीका क्या है कि पहले लाओ किसे, दिव्यात्मा को। दिव्यात्मा कौन है, Q0, परीक्षण धनावेश ना। तो लिखोगे माना बिंदु P पर परीक्षण धनावेश Q0 है। परीक्षण धन आवेश बताओ कितना है, Q0 है। इतनी बात समझ में आई, Q0 है। अब उसके बाद लिखोगे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल। परीक्षण धन आवेश पर दिख रहा ना भाई सबको, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल। लगने वाला बल। अब लगने वाला बल के लिए किसका नियम लगाओगे भैया, कूलाम का नियम। जिंदाबाद सर। कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या कहता है कूलाम का नियम, कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कहता है। हम क्या निकाल रहे हैं, बल ही तो निकाल रहे हैं ना भाई। तो बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश है Q, दूसरा आवेश है Q0 बटे में R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, Q0 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, F बाई Q0। E बराबर क्या होता है, F बाई Q0। F का मान आपने निकाला है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख दे रहे हैं यहां पर F का मान समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से यहां पे रख देते हैं। तो E बराबर F की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर बटे में Q0। ये वाला Q0 ये वाला Q0 कैंसिल हो गया। बताओ किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। याद रखना, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। Q बाई R स्क्वायर। आई बात समझ में भैया सबको। बाकी कहां पर धन आवेश से दूर होना है, ऋण आवेश की ओर होना है। ठीक है, हो गया। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसीलिए हम पूरी तरह से हट जाते हैं आपके सामने से। ठीक है, चलो अगली एक नोट पॉइंट अब लिखोगे। देखो आराम से समझना, नोट पॉइंट समझते रहना एक एक करके। ठीक है, आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, गलती मत करना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, इस फार्मूले में एक गलती मत करना कभी। आवेश का मान तुम्हें चिन्ह सहित नहीं रखना है, केवल आवेश का मान रख देना है। क्यों चिन्ह सहित नहीं रखना भैया, जो आवेश का मान, सॉरी आवेश का जो चिन्ह होता है कि धन आवेश है या ऋण आवेश है, वो बेटा तुमको केवल डायरेक्शन बताने के लिए आया, केवल डायरेक्शन बताने के लिए आया। जैसे धन आवेश है तो आप समझ जाते हो कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होगी, ऋण आवेश है तो वैद्युत आप समझ जाते हो कि ऋण आवेश की ओर।
आई बात समझ में? ठीक है, तो एक पहला पॉइंट लिखोगे, तीव्रता के सूत्र में, तीव्रता के सूत्र में आवेश का मान, आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। ठीक, चिन्ह सहित नहीं रखते। चलो दूसरा पॉइंट समझो भाई, फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 Q/r², Q/r²। अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का है, E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब हुआ कि दूरी अगर बढ़ेगी, दूरी अगर बढ़ेगी, r अगर बढ़ेगा तो तीव्रता घटेगी, तो तीव्रता क्या हो जाएगी बताओ? तीव्रता घटेगी। सही है सर, दूरी बढ़ेगी तीव्रता घटेगी। मतलब अगर हम अनंत पर तीव्रता निकालें, अनंत पर तीव्रता निकालें तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। भाई 1/∞ कर दोगे तो कितनी हो जाएगी? तीव्रता 0 हो जाएगी। याद रखना, किसी आवेश के कारण अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है? 0 होती है। दूरी बढ़ने से क्या होती है? घट जाती है। दूरी घटने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अच्छा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। इससे अगर हम E व r के बीच ग्राफ बनाएं, E व r के बीच ग्राफ बनाएं तो बेटा ये जो ग्राफ बनता वो इस तरह से बनता है। E व r के बीच का ग्राफ जो बनता है वो इस तरह से बनता है। मतलब इधर अगर हम मान लो r को रख दें और इधर हम E को रख दें तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो अति परवलयाकार होगा। कैसा होगा? अति परवलयाकार होगा। 12th की मैथ्स में भी पढ़ाया जाएगा अति परवलय क्या होता है। ठीक है, ये देखो जैसे जैसे, देखो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, यहां पर हो, फिर आप यहां पर हो, फिर आप यहां पर हो, जैसे जैसे आगे जा रहे हो तीव्रता का मान घट रहा है। आगे जा रहे हो तीव्रता घट रहा है, पीछे आ रहे हो तीव्रता बढ़ रहा है। दूरी बढ़ेगी तीव्रता घटेगी, दूरी घटेगी तीव्रता बढ़ेगी। बताओ बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक, चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ अब देखो एक नोट पॉइंट में लिखोगे, देखो जब बिंदु आवेश निर्वात में है, जब क्या है बेटा? बिंदु आवेश निर्वात में है, हवा में है। अगर निर्वात में है तो फॉर्मूला हमने देखा कि क्या बना उसकी तीव्रता का? 1/4πε0 Q/r²। बहुत बढ़िया सर, ये कब लगेगा? जब निर्वात या हवा में होगा। ई एयर का फॉर्मूला निर्वात या हवा में होगा तो 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अगर मान लो आवेश किसी माध्यम में है, जब आवेश किसी माध्यम में है, किसी किसमें है? माध्यम में है, तो बताओ फार्मूला क्या बना भैया? 1/4πε0 K Q/r²। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें, 1 / 2 से, E एयर डिवाइड बाई E मीडियम बराबर, भाग दोगे तो 1/1/K मिलेगा। K ऊपर चला जाएगा, मतलब E एयर बराबर हो जाएगा K इंटू E मीडियम। क्या हो जाएगा? E मीडियम। आई बात? E एयर बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू E मीडियम। ठीक है, चलो अच्छा एक बात आपको बता दें कि जो K की वैल्यू होती है ये सदैव 1 से ज्यादा होती है। K को क्या कहते हैं पता है ना? K होता है बेटा माध्यम का परावैद्युतांक। इसको क्या बोला जाता है बाबू? माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक K। ठीक है, E एयर बराबर K इंटू E मीडियम, और K आपको पता है इस 1 से सदैव ज्यादा होगा, तो हम यहां से कह सकते हैं अर्थात E एयर ऑलवेज ग्रेटर देन E मीडियम। E एयर ऑलवेज ग्रेटर देन E मीडियम।
आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निर्वात या हवा में होगी किसी आवेश की, उससे कम ही माध्यम में होगी। यानी सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात या हवा में। ठीक, चलो अब आओ भैया इस पे कुछ सुंदर सुंदर सवाल करेंगे हम लोग। सवाल करने के पहले आपको हम एक चीज सिखाने वाले हैं कि आप तीव्रताओं का परिणामी कैसे निकालते हो। आप एक हेडिंग और चाहे लगा लेना, तीव्रताओं का परिणामी, तीव्रताओं का परिणामी कैसे निकालते हो, इस बात को समझो। पहली बात तो यह है कि मान लो किसी बिंदु पर किसी आवेश की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। दोनों क्या है? एक ही दिशा में है। E1 भी इधर है और E2 भी इधर है। तो इसके कारण जो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहां पर मान लो हमें फाइनल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो E बराबर ये हो जाएगा E1 प्लस E2। ये क्या हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2। दूसरा, अगर मान लो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर है और E2 इसके अपोजिट इधर है। E1 उस साइड है और E2 इस साइड है। अब यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो हो जाएगी E1 डिफरेंस E2। क्या हो जाएगी? E1 डिफरेंस E2। तीसरी बात अगर हम करें, मान लो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस साइड है और E2 इस साइड है, बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है। E1 इस साइड है, E2 इस साइड है, बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। क्या हो जाएगी? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो ये बेटा तीव्रताओं का परिणामी निकालने का तरीका है। आओ इस पर एक सवाल हो जाए। ठीक, बहुत छोटा सा सवाल, फिर कठिन सा सवाल, सब करेंगे। पहले एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सवाल हो जाए। ठीक है, हमने एक सवाल दिया, मान लो कि दो आवेश, ठीक है ऐसे लिखना, 2 कूलाम व 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश, तुम लोग भी लिख लो, 2 कूलाम व 4 कूलाम के तो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। बताओ कहां है? 2 मीटर की दूरी पर हैं। सवाल लिख लो पहले। दो आवेश हैं, एक 2 कूलाम का, एक 4 कूलाम का, दोनों एक दूसरे 2 मीटर की दूरी पर हैं। और हमने कहा दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, दोनों आवेशों के कहां पर बेटा? मध्य बिंदु पर, ठीक बीच में। आवेशों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, चलो सवाल क्या है कि 2 कूलाम का एक आवेश है, दूसरा 4 कूलाम का है, बीच की दूरी 2 मीटर है, दोनों के बीच ठीक मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे समझिए, एक आवेश है 2 कूलाम का, दूसरा आवेश है 4 कूलाम का, बीच की दूरी है बेटा 2 मीटर। कह रहा मध्य बिंदु, मध्य में मतलब 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से। यहां पर परिणामी तीव्रता क्या होगी ये तुमसे पूछा गया है। क्या होगी ये तुमसे पूछा गया, आराम समझो। मान लेते इधर वाले आवेश की तीव्रता E1 आएगी, इधर वाले आवेश की तीव्रता मान लो E2 आएगी। दोनों धन आवेश हैं। आपको बताया गया कि धन आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है, ऋण आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और होती है। ये धन आवेश है, इसके कारण तीव्रता दूर मतलब इधर हो जाएगी, E1 हो गया। ये भी धन आवेश है, इसके कारण तीव्रता निकालेंगे तो ये भी दूर इधर हो जाएगी। आई बात समझ में? ये धन आवेश है, इसके कारण तीव्रता E1 इधर हो जाएगी, ये धन आवेश है, इसके कारण तीव्रता E2 इधर हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ E1 का मान हम निकालें तो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर से क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9। E1 के लिए Q कितना है 2 कूलम बटे आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 दूनी हो गया 18 गुणते 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम। डायरेक्शन आपको चित्र में दिखाई गई है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन की तीव्रता है। परिणामी निकालते समय आप क्या करोगे, दोनों को सीधे सीधे घटा दोगे, जो भी आएगी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं E2 निकालूं तो क्या होगी, E2 हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर 4/1 का स्क्वायर। बताओ बच्चा 9 इंटू 10 टू पावर 9 4 गुणते 4/1 9 चौको 36 गुणते 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम। हमें क्या चाहिए, बिंदु मध्य बिंदु पर परिणामी तीव्रता चाहिए। हम लिखेंगे मध्य बिंदु पर परिणामी तीव्रता इज इक्वल्स टू, बताओ बड़े से छोटे को घटा देंगे। हमने क्या कहा कि अगर कहीं पे अपोजिट डायरेक्शन की इंटेंसिटी है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है कि आप उसमें जो भी बड़ी हो उससे छोटे को घटा दीजिए। तो आप 36 गुणते 10 की पावर 9 से 18 गुणते 10 की पावर 9 को घटा दें, कितना आ जाएगा 18 गुणते 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। ये आपका आंसर। क्लियर है भैया सबका? कोई डाउट, कोई समस्या? समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। और अच्छा, परिणामी भी डायरेक्शन होगी सर? बहुत तो बिल्कुल होगी भैया। जो तीव्रता ज्यादा हो, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E2 बड़ा है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी E2 किधर है, 2 कूलम की ओर, तो लिख देना 2 कूलम की ओर। परिणामी तीव्रता किधर हो जाएगी, 2 कूलम की ओर हो जाएगी। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, चलो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली जो क्लास आएगी बच्चों, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के बारे में। आज की थोड़ी सी क्लास छोटी होगी, परेशान नहीं होना। देखिए, अब क्लास आपकी चैप्टर में कभी बड़ी हो सकती, कभी छोटी हो सकती है। जरूरत पड़ी तो 3 घंटे हो सकती है, जरूरत पड़ी तो 30 मिनट की भी हो सकती है। लेकिन हर क्लास का एक टॉपिक होगा, एक कंटेंट होगा, और पढ़ोगे तो दिल खुश हो जाएगा। शेयर जरूर कर देना, प्यार देते रहना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, पढ़ते लिखते रहो।